सीआरपीसी में हमेशा कुछ ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और मैंने उठाए हैं सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सारे कवर कर देंगे। ठीक है, लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन 167, सेक्शन 167 तो सीआरपीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। पूछ रहे हैं 167 में मैक्सिमम टाइम क्या होता है फॉर पुलिस कस्टडी। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए 15 डेज। साथ साथ यही मेरे साथ ही रिवाइज कर लेना है। सेक्शन 167 किसके बारे में बात करती है? ड्यूरेशन। जब आपका इन्वेस्टिगेशन का ड्यूरेशन 24 आवर्स से ज्यादा होता है तो क्या क्या होता है वो कवर हो जाता है आपका सेक्शन 167 में। इसमें याद रख लीजिए फर्स्ट 15 डेज। ठीक है, फर्स्ट 15 डेज में आपका जुडिशियल कस्टडी हो सकता है या पुलिस कस्टडी हो सकता है। ईदर ऑफ द टू, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लिखो पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, कुछ भी हो सकता है। बट आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज आपका होगा सिर्फ जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है 60 डेज या 90 डेज डिपेंडिंग ऑन द ऑफेंस। ठीक है, ये भी याद रख लो, इससे भी एमसीक्यूज आते हैं। हो गया, एक बार स्क्रीन देख लो। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर, बस इतना ही जानना है। 15 डेज पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी कुछ भी हो सकता है। 15 डेज के बाद पुलिस कस्टडी बिल्कुल नहीं हो सकता है एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है 60 डेज या 90 डेज डिपेंडिंग ऑन द ऑफेंस। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। चलो 167 में जो हमने अभी डिस्कस किया ना वो था जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये पूछ रहे हैं अगर 167 के अंडर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कुछ एक्शन लेते हैं तो उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होता है। यहाँ पे याद रखना है 7 डेज। ठीक है, पहले हमने क्या बोला था 15 डेज, बट वो 15 डेज ऑफ पुलिस जुडिशियल कस्टडी वो होता है जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक्शन ले रहे हैं। पर अगर ऑर्डर पास कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट तो उसका मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है? सिर्फ 7 डेज। ओके, उसका हाफ। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 41B ये इंट्रोड्यूस हुआ था वाया अमेंडमेंट और आप मुझे कमेंट्स में अभी बेरैक देख के बताओ कि कौन सा अमेंडमेंट से आया है सेक्शन 41B। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछ रहे अमेंडमेंट हुआ तो है पर कौन सी जजमेंट की वजह से हुआ है और आपका इंपॉर्टेंट जजमेंट है डीके बासु। ये सेक्शन 41 वैसे क्या बोलता है? सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी टॉक्स अबाउट अरेस्ट। ठीक है, तो सेक्शन 41A से 41D तक अरेस्ट के ही सेफगार्ड्स हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेफगार्ड्स, प्रोटेक्शंस भी बोल सकते हो। सेफगार्ड्स, ये किसके सेफगार्ड्स हैं? जो भी पर्सन अक्यूज होता है जिसको आप अरेस्ट करने के लिए आ रहे हो उसके लिए ये सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। और ये सेफगार्ड्स किस जजमेंट के बाद आए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ डीके बासु। ओके, ये काफी बार डीके बासु आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी पूछा जाता है। ठीक है, और मैंने वैसे अलग ही वीडियोस बना दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो मैं भी वो भी मैं यहाँ लिंक कर रही हूँ। नेक्स्ट, प्ली बार्गेनिंग। मैंने सबको बोल रखा है प्ली बार्गेनिंग तो पक्का पढ़ के जाओ। यू कैन नेवर इमेजिन 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस कितने भी आ सकते हैं फ्रॉम प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग में ये कह रहे हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात हो रही है। एप्लीकेबल कब होता है? प्ली बार्गेनिंग कब एप्लीकेबल होता है? ये होता है 7 years। जब भी आपका ऑफेंस होता है, ऑफेंस का मैक्सिमम टाइम मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट आपका इस ऑफेंस का 7 years होता है, तब आप प्ली बार्गेनिंग में जा सकते हैं। अगर 7 years से ज्यादा का ऑफेंस है, मतलब बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, तो आप प्ली बार्गेनिंग में नहीं जा सकते। अगर आप वुमेन या चिल्ड्रन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस करते हैं, चिल्ड्रन अंडर 14 years, यहाँ पे चाइल्ड का डेफिनेशन है चिल्ड्रन अंडर 14 years, अगर आप ऐसे कोई सीरियस ऑफेंसेस करते हैं तो आपको प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ओके, नेक्स्ट आ रहा है बेल। बेल सबको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूछ रहे हैं कि एंटिसिपेटरी बेल जो है इसको इफेक्ट में कब लाते हैं, इसका एक्चुअल इफेक्ट कब होता है। आंसर है आपका अरेस्ट। देखिए एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको कुछ पता चला, आपको इंफॉर्मेशन है, सम इंफॉर्मेशन, एंड उस इंफॉर्मेशन से आपको लगता है कि आपका अरेस्ट हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है, तो ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है, एंड आप अरेस्ट ना हो फ्यूचर के डेट में, ठीक है, ये मान लीजिए ये सब फ्यूचर में हो रहा है। एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट ही ये है कि आप फ्यूचर में अरेस्ट हो सकते हो, तो इसीलिए अरेस्ट होने से पहले, ठीक है, होने से पहले आप जाके बेल ले रहे हो, होने से पहले अगर आप बेल ले रहे हो तो उसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी बेल। पर एंटिसिपेटरी बेल का इफेक्ट उस दिन नहीं आता है जब आपको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट होती है, वो उस दिन एक्चुअल में इफेक्ट में आता है जिस दिन आप एक्चुअल में अरेस्ट होते हो। यही डिफरेंस होता है, माइन्यूट पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल है, याद रखना है। ओके चलो, ओके, ये एक और आ गया हमारा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का क्वेश्चन। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने वो वाले क्वेश्चंस भी डाल दिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम सीआरपीसी पढ़ते हैं ना, हमारा डिफॉल्ट जो ध्यान जाता है वो इसी पे जाता है, चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, फिर ट्रायल का प्रोसीजर, इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, करना भी चाहिए, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पावर्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है टू टेक अ बॉन्ड, पावर ऑफ बॉन्ड्स, तो वो बोल सकते हैं कि आप मुझे एक बॉन्ड दो। तो ये ऐसे बॉन्ड जो होता है, ये पूछ रहे हैं कि उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है। आपको याद रखना है 3 इयर्स का मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है, 3 इयर्स। ये आपको आएगा शायद 110 में, सेक्शन 110 में चेक करना। ओके चलो, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका लिमिटेशन पे, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहे हैं अगर आपका जो ऑफेंस है, ऑफेंस का मैक्सिमम पनिशमेंट है 3 इयर्स से ज्यादा, तो लिमिटेशन पीरियड फॉर क्रिमिनल केसेस क्या होता है। आपका आंसर है नो लिमिटेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, काफी लोग बहुत छोटा है कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको इतना ही याद रखना है। क्रिमिनल केसेस में लिमिटेशन आपको सीआरपीसी में ही दिया जाता है। लिमिटेशन एक्ट की बात होती है ना, उसमें सिविल केसेस के बारे में बात होती है, कंफ्यूज नहीं होना है, इतना ही याद रखना है। सीआरपीसी मतलब ऑफेंसेस और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसका लिमिटेशन सीआरपीसी में है, और जो भी लिमिटेशन एक्ट आप पढ़ते हैं ना, लिमिटेशन एक्ट कॉलेज में पढ़ा होगा, वो लिमिटेशन एक्ट सिर्फ सिविल केसेस के लिए अप्लाई होता है, उसमें सीआरपीसी का प्रोविजंस मिला के मत पढ़ना। तो जब हम ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, आपको याद रखना होगा सेक्शन 468 फॉर लिमिटेशन। ओके, यहीं पे चलिए लगे हाथ एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। चलो सब लोग कॉपी उठाओ और मेरे साथ लिखो ऑफेंस, एक हेडिंग बनाओ ऑफेंस, दूसरा बनाओ आपका लिमिटेशन, ठीक है, बनाया सबने। अब अगर आपका ऑफेंस सिर्फ फाइन लग सकता है, अगर आपके ऑफेंस में मैक्सिमम आपको सिर्फ फाइन हो सकती है, तो आपका लिमिटेशन है 6 मंथ्स, ठीक है। अगर आपका ऑफेंस का मैक्सिमम पीरियड ऑफ पनिशमेंट 1 ईयर होता है, तो आपका लिमिटेशन भी 1 ईयर है। अगर आपका 3 इयर्स मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है, तो लिमिटेशन भी 3 इयर्स ही है। वेरी सिंपल, इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आए हैं, पहले भी आए हैं, पर बहुत ही सिंपल टेबल है, अभी आप इमीडिएटली रट सकते हैं। एंड 3 इयर्स एंड अबव का नो लिमिटेशन, ओके, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन डी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं
टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, TIP जिसको बोलते हैं, ये किसका पार्ट है? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है या ट्रायल का पार्ट है? ये आपका आता है इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी पुलिस करते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। ट्रायल, कुछ भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करते हैं ना, कुछ भी जज या मैजिस्ट्रेट जो भी करते हैं उसको हम ट्रायल के प्रोसेस में कंसिडर करते हैं। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कौन कराता है? पुलिस कराते हैं। तो पुलिस करा रहे हैं तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हुआ। ओके, ये पूछ रहे कि अगर आपको बेल चाहिए, बेल फॉर व्हाट? फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए बेल चाहिए तो आप कौन से कोर्ट में जाओगे? आपको जाना होगा ऑप्शन डी, आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट जा सकते हैं या फिर आप कोर्ट ऑफ सेशन भी जा सकते हैं। इनमें से आप किसी भी कोर्ट में जाके नॉन बेलेबल केसेस, ये कौन सी केसेस की बात हो रही है? नॉन बेलेबल केसेस में, नॉन बेलेबल केसेस, नॉन बेलेबल केसेस में आप बेल ला सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली भी, क्योंकि अगर आप वकालत कर रहे हो तो बेल केसेस तो बहुत ही आते होंगे, उसमें तो आपको ये पता होना चाहिए किस केस में आप एप्लीकेशन डालोगे, है ना। ओके, ये कह रहे, चलिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, मैं आपको समझा देती हूँ। ये कह रहे, मान लीजिए एक्यूज्ड हैं ए, ठीक है, ए करके एक्यूज्ड हैं, इनके अगेंस्ट आपने चार्जेस फ्रेम कर दिया है, चार्जेस फ्रेम हो गए, फिर आपने ट्रायल भी करा, और ट्रायल में ये प्रूव होता है कि जो फैक्ट्स हैं उससे मेजर ऑफेंस जो होती है वो प्रूव नहीं हो रहा है, पर इन फैक्ट से एक माइनर ऑफेंस वो प्रूव हो रही है, ठीक है। मेजर ऑफेंस प्रूफ नहीं है, नॉट प्रूव्ड, बट माइनर ऑफेंस जो है वो प्रूव हो रहा है, दिस इज बीइंग प्रूव्ड। तो क्वेश्चन में आप ये चूज करना है कि ये माइनर ऑफेंस के लिए क्या आप कन्विक्ट कर सकते हो ए को, द अक्यूज्ड को? यस, आप कर सकते हैं, एंड इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 222। ओके, अब मेजर माइनर ऑफेंस क्या होता है मैम? ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, पता ही नहीं है। चलो ये तो है, ये तो रट लेंगे 222, पर ये कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए बहुत सिंपल है, यहीं पे समझ लेते हैं। मान लीजिए अक्यूज्ड के जो चार्जेस हैं उसमें चार्ज था मर्डर का, ठीक है। मर्डर बड़ा ऑफेंस है, ज्यादा पनिशमेंट मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं मेजर ऑफेंस या मेजर चार्ज, ठीक है। बड़ा मर्डर को तो आप डेथ पेनल्टी भी आपको मिल सकती है, तो मर्डर हो गया मेजर चार्ज। फिर आता है मर्डर तो प्रूव नहीं हुआ, पर ये प्रूव हुआ है कि फ्रैक्चर जो हुआ है वो अक्यूज्ड की वजह से हुआ है, मर्डर तो प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है, समझ रहे हो। मर्डर तो नहीं प्रूव कर पाए आप, पर आप ये कर पाए कि फ्रैक्चर जो हुआ था अक्यूज्ड को, सॉरी विक्टिम को, वो फ्रैक्चर हुआ था अक्यूज्ड की वजह से। तो फ्रैक्चर तो हो गया आपका ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट के लिए मर्डर से कम पनिशमेंट लगता है ना। तो इसको जो जिसको कम पनिशमेंट लगता है उसको हम बोलते हैं माइनर ऑफेंस। पर याद रखना है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जो माइनर ऑफेंस है या मेजर ऑफेंस है उसके लिए फैक्ट सेम होनी चाहिए, ठीक है। बस फ्रैक्चर ही था, फ्रैक्चर से मर्डर हुआ या नहीं हुआ वो क्वेश्चन है फैक्ट का, ठीक है। मर्डर नहीं हुआ वो प्रूव हो गया, तो आप कह रहे हो कोई बात नहीं, मेजर चार्ज तो रहने दो, पर माइनर जो आपका ग्रीवियस हर्ट हुआ है उसमें मैं पनिशमेंट दूंगी, ठीक है। तो ये होता है आपका मेजर एंड माइनर चार्ज का कॉन्सेप्ट, एंड ये आप कर सकते हो अंडर ये वाला सेक्शन। बस हो गया, ये पार्ट 1 खत्म हो गया। पार्ट 2 मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, इमीडिएटली गो एंड वॉच दैट वीडियो।